अरविंद केजरीवाल पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहले आपको बता देता हूं, और वो बड़ी खबर ये कह रही है कि कल जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में जमानत मिल गई है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है और 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर अरविंद केजरीवाल को यह जमानत दी गई है। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ पाएंगे। कई उनके समर्थकों ने भी उम्मीद छोड़ दी होगी, लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट की जो वेकेशन जज थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरेंगे और कल बहुत संभव है कि कल अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से बाहर नजर आएंगे। यह केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि केजरीवाल जेल से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, आपको याद होगा, लेकिन चुनाव नतीजों से पहले केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना पड़ा था और जेल जाना पड़ा। 2 जून से केजरीवाल फिर से तिहाड़ जेल में बंद हैं और अब यह माना जा रहा है कि केजरीवाल कल जेल से बाहर आ जाएंगे। केजरीवाल के लोगों के लिए तो आज जश्न मनाने वाली रात है, पटाखे फोड़ने वाली रात है और उसकी शुरुआत हो गई है। भैया अभी सिर्फ बेल मिली है, उसी में पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए आम आदमी पार्टी के लोगों ने, जैसे अरविंद केजरीवाल को निर्दोष साबित कर दिया गया हो। लड्डू बांटने वाली रात है ये, केजरीवाल के लोग कर भी रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी के लोग पटाखे चलाने लगे हैं, जश्न मनाने लगे हैं। केजरीवाल के घर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है भाई, जैसे केजरीवाल जो है वो ये केस जीत गए हो और निर्दोष साबित हो गए हो। जरा देखिए वहां की तस्वीरें उनके घर के बाहर की, उसके बाद बताता हूं कि जमानत क्यों मिली, कैसे मिली और इसका क्या मतलब है। वैसे ये बड़े कमाल की बात कि केजरीवाल के समर्थकों ने इतनी जल्दी पटाखे भी अरेंज कर लिए। खैर, केजरीवाल की पार्टी ने सोचा नहीं होगा कि केजरीवाल को इतनी आसानी से या इतनी जल्द जमानत मिल जाएगी। खुद अरविंद केजरीवाल को यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि केजरीवाल जब वापस जेल गए थे तो वो खुद कहकर गए थे कि अब पता नहीं कब वापस आ पाएंगे। सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा था जब वो दोबारा जेल गए थे। परसों मुझे सरेंडर करना है, परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। यानी अरविंद केजरीवाल भी ये मानकर शायद अंदर गए थे कि इस बार तो वो लंबा अंदर गए, लेकिन अचानक खबर आई कि केजरीवाल को जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से उनकी पूरी पार्टी में जोश सा आ गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बीजेपी की ईडी की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जमानत दे दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कह दिया कि अदालत पर भरोसा है, केजरीवाल जी को जमानत सत्य की जीत है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि सत्य की जीत हो गई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निचली अदालतें भी समय पर न्याय दें, यह बहुत जरूरी था। हर मामला सुप्रीम कोर्ट जाए, यह सुप्रीम कोर्ट का बोझ बेवजह बढ़ रहा था। यानी सबने न्याय व्यवस्था में विश्वास जता दिया है। सब कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को बेल मिल गई, मतलब न्याय की जीत हो गई। बेल मिलना ही न्याय की जीत हो गई भाई, अभी तो केस चलेगा तो अलग बात है। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता कैसे केजरीवाल को बेल मिलने पर खुशी जता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि कोर्ट में आज हुआ क्या। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के, और मैं माननीय न्यायालय का जो ये फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया। इस बेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली छुपी है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं। इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता आम आदमी पार्टी गिरफ्तार हैं,
सब लोग बाहर आएंगे। सत्यमेव जयते। बहुत बड़ा दिन हम सबके लिए। आज मैं माननीय कोर्ट को धन्यवाद करता हूँ, माननीय जज साहिबा का धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये लगता है कि आज का दिन ये साबित हुआ जो अरविंद केजरीवाल पहले दिन से कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। यानी केजरीवाल को जमानत मिलना उनके इस केस में इन्वॉल्व ना होने या केस ही गलत होने का सबूत माना जा रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो फिर लोग पूछेंगे भी मनीष सिसोदिया को तो बेल नहीं मिली, मतलब मनीष सिसोदिया ने गड़बड़ की है, मान रहे हैं क्या? सत्येंद्र जैन को तो नहीं मिली, सत्येंद्र जैन वाले मामले में सत्येंद्र जैन ने गड़बड़ की है, मान रहे हैं क्या? मतलब जिसको बेल नहीं मिली फिर आप मान रहे हो कि उसने गड़बड़ की है, जिसको मिल गई वो जो है गलत नहीं था। लेकिन ये लोग ऐसे ही माहौल बनाते हैं। बेल मिलने को इन्होंने केस खत्म होना साबित कर दिया है। केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और आपको जानना चाहिए कि हुआ क्या। फैक्ट्स पे चलिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और देर शाम को एक लाइन के आदेश में, वन लाइन के आदेश में जमानत देने का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने केजरीवाल के खिलाफ केस को कल्पनाओं पर आधारित बताते हुए जमानत की मांग की, जबकि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अहम सबूत मिलने की दलीलें रखी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ किस पुख्ता सबूत की बात कही वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि केजरीवाल को जमानत का फैसला सुनाए जाते वक्त कोर्ट में हुआ क्या। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने 2 दिन की सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। केजरीवाल को कोर्ट ने जब जमानत दी तो ईडी ने कोर्ट से 48 घंटे का वक्त मांगा ताकि जमानत को चुनौती दी जा सके। हालांकि ईडी की इस मांग को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। केजरीवाल कल ही 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरेंगे और हो सकता है कि वो कल शाम तक जेल से बाहर भी आ जाए। इससे पहले 2 दिन तक चली सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गईं, उससे केजरीवाल को जमानत मिलना मुश्किल लग रहा था। दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े एक आरोपी चरणप्रीत सिंह की जमानत याचिका खारिज होने की जानकारी दी। एएसजी राजू ने आगे बताया कि चरणप्रीत सिंह को हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए मिले थे, जिसे आम आदमी पार्टी के प्रचार पर गोवा में खर्च किया गया और चरणप्रीत ने गोवा में केजरीवाल के लिए 7 स्टार होटल में रुकने का खर्च भी उठाया। केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने यह भी कहा कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच हवा में नहीं चल रही, जांच के दौरान पुख्ता सबूत मिले हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने इस्तेमाल हुए पैसे और उसके केजरीवाल से कनेक्शन के सबूत का भी जिक्र किया। ईडी की तरफ से दलील देते हुए एएसजी एसवी राजू ने बताया कि जांच के दौरान ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनसे पैसों का इस्तेमाल साबित हो रहा है और एक आरोपी के मोबाइल फोन से उन नोटों की तस्वीर भी बरामद हुई है जिनका इस्तेमाल गोवा के विधानसभा चुनाव में किया गया। यानी नोट मिले नहीं ये कहा जा रहा था, ईडी दावा कर रही है कि जो नोट इस्तेमाल हुए उनकी फोटो मिल गई है। आगे एएसजी राजू ने बताया कि नोटों की यह तस्वीर आरोपी विनोद चौहान के फोन से बरामद हुई है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव कोऑर्डिनेटर चरणप्रीत सिंह को यह पैसा दिया। एएसजी राजू ने दावा किया कि चरणप्रीत सिंह और विनोद चौहान के बीच लगातार व्हाट्सएप पर बात हो रही थी। आगे एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई बातचीत के भी व्हाट्सएप चैट मिले हैं, जिससे साबित होता है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे संबंध थे, क्योंकि सवाल उठता है कि जिस शख्स ने गोवा चुनाव के लिए पैसे ट्रांसफर किए उसका एक मुख्यमंत्री से क्या संबंध हो सकता है। इसके बाद एएसजी राजू ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं दिया है। इस आधार पर पीएमएलए तो क्या किसी अन्य केस में भी जमानत नहीं मिलती है। इन्हीं दलीलों के आधार पर ईडी ने केजरीवाल को जमानत नहीं दिए जाने की मांग की थी। यह पहला मौका था जब ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इस्तेमाल हुए नोटों को लेकर इस तरह का दावा किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते रहे कि भाई अगर घोटाला हुआ तो पैसा बरामद क्यों नहीं हुआ। और इस बार भी केजरीवाल की तरफ से ईडी के दावों को खारिज करने की दलीलें रखी गई। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने क्या कहा, जिसके बाद जमानत मिल गई, जरा यह भी सुनो। उन्होंने कहा कि यह केस साबित होता है, इस केस में साबित होता है कि जिन पैसों की बात ईडी की तरफ से की जा रही है उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। आगे केजरीवाल के वकील ने कहा कि चरणप्रीत सिंह ने कहीं नहीं कहा
कि उसने आम आदमी पार्टी के चुनाव के लिए पैसे दिए या पैसे जुटाए। केजरीवाल के वकील ने यह भी दलील दी कि एक मिस्टर चौहान केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। इन सबूतों पर एक मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ केस चलाया जा रहा है। कोई सीएम को हैप्पी बर्थडे कह रहा है तो कहा जा रहा है कि यह हवाला बातचीत है। आगे केजरीवाल के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच जो चैट मिली है वो रेगुलर होने वाली चैट नहीं है और इनका दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी या गोवा चुनाव से कोई संबंध नहीं। केजरीवाल के वकील ने यह भी दलील दी कि विनोद चौहान के फोन में अधिकारियों की पोस्टिंग के ऑर्डर मिले हैं, जिसके आधार पर यह मान लिया गया कि यह पोस्टिंग सीएम केजरीवाल ने की है, जो हैरान करने वाला है। लेकिन केजरीवाल के वकील ने यह माना कि ऐसी चीजें उस विनोद चौहान के फोन में मिली और यह सुनकर किसी के भी मन में प्रश्न आएगा कि यह विनोद चौहान इतना कौन बड़ा आदमी हो गया जिसके पास सीएम का पर्सनल नंबर हो गया और वो मैसेजेस भेज रहा है। खैर, ये बातें कोर्ट में जब जिरा होगी, बातें आगे बढ़ेंगी, केस चलेगा, तब ये बातें पूछी जाएंगी या नहीं पूछी जाएंगी। इन दलीलों के साथ केजरीवाल के वकील ने उन्हें जमानत दिए जाने की मांग की और उनके खिलाफ केस को कल्पनाओं पर आधारित बता दिया। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि अब इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा चुका है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम होने के साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। इसलिए केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट में कुछ और दलीलें रखी। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से चंदे के नाम पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और इसी रकम में से 45 करोड़ रुपया गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी पर कोई अपराध का आरोप लगता है या कोई अपराध होता है तो इस पार्टी के प्रभारी को दोषी माना जाएगा और वो जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की थी। आगे ईडी की तरफ से दलील दी गई कि जब दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में आरोपी बनाया गया था तो आम आदमी पार्टी को आरोपी नहीं बनाया गया था। ऐसे में अब जबकि आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया गया है तो पार्टी के हर काम के लिए उनके प्रभारी को जिम्मेदार माना जाएगा। और इसी आधार पर ईडी कह रही थी कि भैया अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वेकेशन बेंच थी, 2 दिन उन्होंने सुना और उसके बाद जज ने कह दिया एक लाइन में कि नहीं, जमानत मिल रही है और 48 घंटे का वक्त जो ईडी ने मांगा वो भी नहीं दिया गया। हमारे सहयोगी पहले अनुज मिश्रा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं, फिर आपको केजरीवाल के सामने कौन सी मुसीबत खड़ी होगी तिहाड़ जेल से निकलते ही उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले अनुज के पास चलते हैं। अनुज, क्या केजरीवाल के लोगों को यकीन हो रहा है कि उनको जमानत मिल गई? क्योंकि केजरीवाल जब जेल गए थे तो वो भी ये मान के नहीं गए थे कि इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे। क्या हुआ कोर्ट में और क्या कल केजरीवाल बाहर आ पाएंगे? जी बिल्कुल सुशांत जी, जो सवाल आपने पूछा कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की तरफ से दलीलें पेश की गई थी, कोर्ट में बाकायदा ये बताया गया कि किस तरीके से उनके पास न सिर्फ सबूत है बल्कि नोटों के फोटोग्राफ जो हैं वो भी एक सह आरोपी के पास से उन्हें मिले हैं। साथ ही साथ ईडी ने ये बताया कि क्यों केजरीवाल को अरेस्ट किया गया और क्या ऐसा ग्राउंड है कि उन्हें बेल नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल को बेल मिला है, हालांकि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सत्य की जीत हुई है, लेकिन कहीं न कहीं एक आश्चर्य, एक सरप्राइज जो है वो जरूर लग रहा है। जहां तक अरविंद केजरीवाल के कल छूटने की बात कही जाए तो निश्चित तौर पर ऑर्डर की कॉपी अभी अपलोड नहीं हुई है। ऑर्डर की कॉपी आने के बाद बेल बॉन्ड जो है वो साइन किया जाएगा, उसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा, उसके बाद रिहाई अरविंद केजरीवाल की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि हो सकता है क्योंकि ईडी की तरफ से आज भी कोर्ट में बाकायदा ये मांग की गई थी कि उन्हें 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि वो हाई कोर्ट जा सके और इस जमानत का विरोध कर सके, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें ये इजाजत नहीं दी गई। ऐसे में हो सकता है कि ऑर्डर की कॉपी अपलोड होने के बाद कल ही ईडी जो है वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और इस पूरे मामले को तुरंत सुनवाई के लिए कहे। लेकिन इसकी संभावना थोड़ा कम जरूर लगती है, लेकिन कल ईडी की तरफ से ये कदम उठाया जा सकता है। यानी ईडी प्रयास करेगी कि वो जल्दी से हाईकोर्ट जाए। अच्छा, आप कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए, दिखाइए तस्वीर। आम आदमी पार्टी की ये तस्वीरें, हालांकि यहाँ पर कोई कार्यकर्ता इस वक्त, थोड़े कार्यकर्ता जरूर पहुंचे थे जब ये खबर आई थी, लेकिन अब यहाँ से जो कार्यकर्ता यहाँ पर थे वो यहाँ से जा चुके हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जरूर कुछ कार्यकर्ता
ठीक है अनुज, मैं आपके पास अपडेट के लिए लौटूंगा, लेकिन फिलहाल अनुज यही बता रहे हैं कि संभावना पूरी है कि केजरीवाल कल बाहर आ जाएं और ईडी हाईकोर्ट जाएगी और केजरीवाल को बाहर नहीं आना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, इसका भी पूरा प्रयास करेगी। अब कल के दिन क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा। ये केजरीवाल के घर के बाहर तो ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए भाई। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी जो हैं वो इस मामले में छूट गए, बेल नहीं मिली, ऐसा लग रहा है छूट गए, ऐसा ढोल नगाड़ा बज रहा है। खैर, ऐसा ही ढोल नगाड़ा इन लोगों ने बजाया था जब केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए। तब कहा गया था कि अब आ गए केजरीवाल जी, अब 7-0 जो बीजेपी करती थी अब वो 7-0 इंडिया अलायंस कर देगा, पंजाब में धुआं धुआं कर देंगे। कुछ नहीं हो पाया था। तो अब बाहर आएंगे तो क्या होगा भगवान जाने, लेकिन केजरीवाल जेल से बाहर तो आ जाएंगे। बाहर उनके सामने कुछ मुसीबतें भी खड़ी होंगी, बड़ी चुनौतियां होंगी। केजरीवाल के सामने पहला चैलेंज जो उनका इंतजार कर रहा है, दिल्ली की 7 सीट हारने के बाद केजरीवाल अपनी हार का क्या नया नैरेटिव लेकर आएंगे। भाई जब रिजल्ट आया नहीं वो जेल चले गए, अब बाहर आएंगे, पब्लिक पूछेगी कि बॉस आप तो 7 की 7 हार गए, आप तो कहते थे दिल्ली के बेटे को जेल जाने से बचाना है तो हमारे लिए वोट करो। तो दिल्ली के लोगों ने तो वोट कर दिया बीजेपी के लिए, तो वो जेल भेजना चाहते थे क्या, लोग पूछेंगे। दूसरा चैलेंज ये है कि दिल्ली ही नहीं पंजाब में भी केजरीवाल की पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, वहां पार्टी के अंदर खींचतान की खबरें हैं, अब उसे कैसे ठीक करेंगे वो अलग चैलेंज है। तीसरा चैलेंज केजरीवाल का है कि 6 महीने के अंदर दिल्ली में चुनाव होने हैं, उसके लिए भी केजरीवाल तैयारी कैसे करेंगे। चौथा चैलेंज यह है कि इंडी गठबंधन के साथ केजरीवाल चलेंगे नहीं चलेंगे, यह भी उनको क्लियर करना होगा। हालांकि थोड़ा बहुत तो संदेश दे ही दिए हैं कि शादी थोड़े ही किए हैं, अब वो था उस वक्त इलेक्शन के वक्त। पांचवा चैलेंज यह है कि दिल्ली की अपनी बहुत समस्याएं हैं जिनमें पानी का संकट सबसे बड़ा है, उससे केजरीवाल कैसे निपटेंगे, क्योंकि यहां तो लोग पूछ रहे हैं कि हेलो बॉस वेयर इज द वाटर, पानी कहां है। लोगों के लिए पानी सर के ऊपर जा चुका है समस्याओं का। केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो सबसे बड़ा जो चैलेंज उनके सामने होगा वो दिल्ली में पानी के संकट का ही होगा, जिसे दूसरों पर डालने का खेल चल रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी के टैंकर पहुंचते ही पानी की आस में भीड़ टैंकर पर टूट पड़ रही है, पानी लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। बीजेपी ने पानी के संकट को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी लगातार पानी संकट पर प्रोटेस्ट कर रही है। दिल्ली में इस जल संकट की शुरुआत मई के महीने में हो चुकी थी और लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को दिल्ली के सीएम केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रिहा भी हुए, लेकिन 23 दिन तक यानी 2 जून तक जेल से बाहर रहने के बावजूद केजरीवाल का पूरा फोकस दिल्ली और पंजाब में चुनाव प्रचार पर रहा। हर मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने वाली केजरीवाल सरकार की तरफ से जल संकट से निपटने के लिए कोई खास पहल होती नहीं दिखी। और जब केजरीवाल सरकार दिल्ली में जारी पानी के संकट पर घिरने लगी तो नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू कर दी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी और दिल्ली के लिए पानी का इंतजाम नहीं होने पर कल से सत्याग्रह शुरू करने की धमकी दी है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में पानी की कुल सप्लाई 1050 MGD है, इसमें 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन 18 जून को हरियाणा से सिर्फ 513 MGD पानी आया और दिल्ली को 100 MGD पानी कम मिला। आतिशी ने दावा किया कि 1 MGD पानी से करीब 28,000 लोगों को पानी की सप्लाई होती है। ऐसे में जब हरियाणा से 100 MGD पानी कम मिल रहा है तो इससे दिल्ली में 28 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। सुनिए दिल्ली में जल संकट को लेकर सत्याग्रह पर आतिशी क्या कह रही हैं, फिर आपको बताऊंगा कि बीजेपी ने उनके सत्याग्रह की चेतावनी पर क्या कहा है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 MGD पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। दिल्ली में 28 लाख लोगों तक मान लीजिए 100 MGD पानी कम आ रहा है तो समस्या हो सकती है, लेकिन यहां तो देखकर लग रहा है कि पूरी दिल्ली में ही जैसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। बीजेपी ने आतिशी की सत्याग्रह की चेतावनी को पानी की चोरी और कालाबाजारी से ध्यान भटकाने का नया ड्रामा बताया। सुनिए आतिशी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा।
मैं आतिशी मार्लेना से एक बात पूछना चाहता हूं। आप दिल्ली की मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हैं, लेकिन जब आप बार बार झूठ बोलती हैं तो ये जो चिट्ठी हरियाणा सरकार की है ये दिखाती है कि दिल्ली सरकार तो झूठ बोल रही है, साथ साथ दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली वालों को भी शर्मिंदा कर रही है। पानी की दिल्ली में जो संकट है उसका कारण बार बार हम बता रहे हैं कि पानी की चोरी। हरियाणा से जब पानी दिल्ली आता है, पूरा आता है, और दिल्ली में आने के बाद पानी गायब हो जाता है। वाटर टैंकर माफिया पानी की चोरी करता है और वो वाटर टैंकर माफिया को पालने का काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार करती है, उनके विधायक करते हैं, उनके मंत्री करते हैं, और नीचे जाते जाते पानी वो गायब हो जाता है। यानी बीजेपी केजरीवाल सरकार पर सवाल उठा रही है, और अभी तक तो जो केजरीवाल जी के अंतर्गत काम करने वाले मंत्री वगैरह उनसे सवाल चल रहा था। अब तो केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो उनका घेराव होगा, उनसे सवाल पूछा जाएगा। दिल्ली की माएं बहनें पूछेंगी कि बेटा दिल्ली के बेटा हो तो कहां है पानी, बड़ी दिक्कत हो रही है, जेल में परेशान थे, अब जरा इसको सॉल्व करो। देखिए कल से क्या होता है। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। राहुल गांधी, डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री, तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में, लेकिन पेपर लीक पर मिला क्या? वो सच जो छात्रों के नाम पर मोदी को घेरते राहुल गांधी नहीं बता रहे, वो भी बताऊंगा। और पटना में पेपर लीक कांड का तेजस्वी यादव से कनेक्शन का सच क्या है, अब इसका चैप्टर। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट के एग्जाम को लेकर जो एक हफ्ते से बवाल चल रहा है, उसमें अब भयंकर राजनीति होने लगी। छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर राजनीतिक निशाना साधा जा रहा है, और इसमें सबसे आगे हैं राहुल गांधी, जो सीधे नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उधर बिहार में डिप्टी सीएम आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में नीट के पेपर लीक में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी का हाथ है। दोनों तरफ की इस राजनीति के बीच आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सामने आए और यह कहा कि नीट के मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन बिहार में जो खुलासा हुआ है वो आइसोलेटेड घटना है, 2-3 दिन में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। इसका सीधा मतलब यह दिखता है कि नीट एग्जाम को कैंसिल करने का डिसीजन फिलहाल तो हुआ नहीं है और होता दिख भी नहीं रहा। लेकिन पेपर लीक का यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि इसकी वजह से इस वक्त करीब 33 लाख स्टूडेंट्स बड़ी क्राइसिस में। करीब 24 लाख बच्चे नीट एग्जाम के जिन्हें डॉक्टर बनना है, करीब 9 लाख बच्चे यूजीसी नेट एग्जाम के जिन्हें प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करनी है। यानी कुल मिलाकर करीब 33 लाख बच्चों का मामला है। और यह सिर्फ 33 लाख बच्चे नहीं, 33 लाख परिवार हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। उनके बच्चे सालों मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्जाम देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। इसमें यूजीसी नेट का पेपर तो सरकार ने कल रात ही कैंसिल कर भी दिया। यूजीसी नेट का पेपर 18 जून को हुआ था। करीब 11 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 9 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। लेकिन सरकार को इस एग्जाम में गड़बड़ी के इनपुट मिले तो एक दिन के अंदर ही परीक्षा रद्द करके जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन एक ही महीने के अंदर देश की 2 बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी की खबरों से छात्रों में और नाराजगी बढ़ गई है। अभी तक नीट की परीक्षा को लेकर छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, अब नेट का एग्जाम देने वाले छात्रों का भी गुस्सा फूट रहा है। ये छात्र कई महीने से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अपना पैसा, वक्त सब कुछ झोंक दिया होगा। किसी का अच्छा एग्जाम गया होगा, एग्जाम कैंसिल हो गया, अब उसको लग रहा है कि मेरा दोबारा जाएगा नहीं जाएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, भाई उसकी चिंता वाजिब है। और जब एग्जाम होने के अगले ही दिन एग्जाम रद्द होने की खबर आ जाए तो किसी को भी गुस्सा आएगा। लखनऊ में आज छात्रों ने प्रदर्शन किया। इन छात्रों के साथ कई छात्र संगठन जुड़ गए और प्रदर्शन करने लगे। जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम में सरकार ने एक्शन लिया, वैसे ही नीट के एग्जाम में सरकार क्या कर रही है उसे भी देख लीजिए। आज शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हाई पावर कमेटी बना दी गई है जो नीट की गड़बड़ियों की जांच करेगी। एनटीए के सिस्टम को बेहतर करने के लिए कमेटी से सुझाव भी लिए जाएंगे। जो भी गड़बड़ी में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी, यह शिक्षा मंत्री ने कहा। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, इसे भी सरकार देख रही है। बिहार में जो खुलासे हुए हैं उसकी पूरी रिपोर्ट आने का इंतजार है। शायद इसलिए अब तक नीट और एनटीए को लेकर कोई बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में जो घटना हुई वो एक आइसोलेटेड मामला है। लेकिन सर, आइसोलेटेड हो या जो हो, अगर एक जगह पेपर लीक हुआ तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि इस बात की क्या गारंटी है कि और जगह पेपर लीक नहीं हुआ। भाई एक तो पकड़ा गया,
हो सकता है और नहीं पकड़े गए हों। तो एक ही घटना है, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन वो कह रहे हैं कि जांच होगी और उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी निकलेगी, बड़े से बड़ा अधिकारी दोषी मिलेगा तो उस पर भी एक्शन होगा। इधर नीट के मामले में आगे क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन नीट के मामले को विपक्ष ने अपनी राजनीति का मौका बना लिया। भाई उनको बड़ा मौका दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी को घेरने का है, इसलिए आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए। कहने लगे कि नरेंद्र मोदी वॉर तो रुकवा देते हैं लेकिन पेपर लीक नहीं रुकवा पाते। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको वो बात बताऊंगा जिसे बताना राहुल गांधी भूल गए। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। अब राहुल गांधी तीन बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के लोगों का सिस्टम पर कब्जा है, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे हैं या फिर पेपर लीक को रोकना नहीं चाहते। तीसरी बात कि बीजेपी शासित राज्य जैसे एमपी, यूपी, गुजरात पेपर लीक के एपी सेंटर है। अच्छा, उन्होंने वो वॉर रुकवाने वाली बात भी कह दी। बॉस, अगर वॉर रोककर कुछ लोगों को निकाला गया तो हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के अंदर लग रहा दर्द है उस बात का। दूसरा, वॉर रुकवाने के लिए दो राष्ट्राध्यक्षों से बात करनी होती है। पेपर लीक का सिस्टम कितना ज्यादा अंदर तक घुसा हुआ और सड़े हुए सिस्टम का पार्ट बन गया है और कैसे सालों में बना है, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ये आपको नहीं बताएंगे। राहुल गांधी ने बड़ी होशियारी से एमपी, यूपी, गुजरात का नाम तो ले लिया, लेकिन उस राज्य का नाम नहीं लिया जिस राज्य में पिछले 5 साल में पेपर लीक का सबसे खराब रिकॉर्ड रहा और जिस राज्य में कुछ महीने पहले तक उन्हीं की सरकार 5 साल से थी। राहुल गांधी को सुनिए कि वो कैसे छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी क्या नहीं बता रहे हैं और क्यों वो आपको जानना चाहिए, यह भी आपको बताऊंगा। उनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। सब लोग जानते हैं कि एपिसेंटर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा मेरी यात्राओं में सबसे ज्यादा पेपर लीक की बात यहीं आई थी। उत्तर प्रदेश में आई थी, मध्य प्रदेश में आई थी। राहुल गांधी ने पेपर लीक पर बीजेपी के राज्यों के नाम तो गिना दिए, जैसे कहीं अपराध हो जाए तो वहां पहुंच जाते हैं। अगर बीजेपी शासित राज्य हो, बंगाल हो तो वहां नहीं जाते, या अपना कांग्रेस शासित राज्य हो तो नहीं जाते। लेकिन पिछले 5 साल में पेपर लीक के मामले में जो राज्य सबसे आगे था उसका नाम तो राहुल गांधी ने बताया नहीं। वो हम आपको बताते हैं। वो राज्य है राजस्थान, जिसने पेपर लीक में रिकॉर्ड बना दिया और जिसका नाम एक बार भी राहुल गांधी ने नहीं लिया। राजस्थान में 2018 से लेकर 2023 तक 14 पेपर लीक हुए बॉस, जो कि देश में सबसे ज्यादा थे और तब राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार थी। राजस्थान में साल 2019 से औसतन हर साल 3 पेपर लीक हो रहे थे, जिसमें 40 लाख छात्र प्रभावित हुए। राजस्थान के हर पेपर लीक के मामले में 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक में पेपर बेचे गए थे। राहुल गांधी ने राजस्थान का नाम तो नहीं लिया। अगर इतनी चिंता थी या इतना कॉन्फिडेंस था या इतनी जानकारी है कि पेपर लीक कैसे रुकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं रोक पा रहे थे? यानी यहां भी छात्रों के कंधे का इस्तेमाल सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए। छात्रों की चिंता नहीं है। राजस्थान में किस तरह से पेपर लीक होते थे, राहुल गांधी को मैं याद दिलाता हूं। आपको एक पुरानी तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर साल 2021 की है जो आपके स्क्रीन पर आएगी। यह तस्वीर देखिए। और तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी।
राजस्थान में रीट की परीक्षा के दौरान नकल गिरोह को पकड़ा गया, जो पेपर देने वालों को 6-6 लाख रुपए में ब्लूटूथ चप्पल बेच रहा था। चप्पल के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर नकल कराई जा रही थी। यानी यह था राजस्थान का हाल, और उसमें भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं बॉस। जो समय है कि आप छात्र से कंधे से कंधा मिलाकर सवाल पूछें, सिस्टम ठीक करने की बात करें, बस खाली मोदी को घेर लेना है। कैसे पूरे देश में यह बस सड़ा हुआ सिस्टम जो है वो छात्रों को बर्बाद कर रहा है, यह हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी। हम कांग्रेस से भी पूछेंगे, बीजेपी से भी पूछेंगे, बंगाल की सरकार से भी पूछेंगे, ताकि हर जगह के छात्र को राहत मिले। आप देखिए ना, पूरे देश में जरा आप आंकड़े देखिए, पूरे देश में पिछले 7 साल का पेपर लीक का रिकॉर्ड दिखाता हूं। पेपर लीक जो हुए हैं, अलग अलग मामले, ये 2015 से 2022 का आपको दिखा रहा हूं, 2015 टू 2022 ये आपको दिखा रहा हूं। और पूरे देश में कितने हुए? पूरे देश में 70 मामले हुए पेपर लीक के इन 7 सालों में। 70 मामले 7 साल। प्रभावित छात्र कितने हुए? 1.5 करोड़ छात्र जो हैं वो प्रभावित हुए। कहां थे राहुल गांधी? 1.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, 1.5 करोड़। और प्रभावित राज्य कितने थे भाई? प्रभावित राज्य 15 राज्य देश के प्रभावित थे इन 7 सालों में 70 पेपर लीक के मामले में। और राहुल गांधी को सिर्फ 3 राज्य दिख रहे हैं। बहुत सही, आप गलत नहीं कह रहे हैं, उन 3 राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर ईमानदारी से छात्रों के साथ रहते तो वो 12 राज्य भी बताते जहां छात्र परेशान हैं। राहुल गांधी अगर ईमानदारी से सिस्टम को सुधारना चाहते तो राजस्थान में एक्शन करके दिखाते, जहां उनकी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे थे देश में। सबसे ज्यादा पेपर लीक कहां हुए? सबसे ज्यादा केस पेपर लीक के जिन राज्यों में हुए उनमें नंबर 1 पर था राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद एमपी। मैंने कहा ना, राहुल गांधी ने गलत नाम नहीं लिया है, लेकिन गलत जो वो कर रहे हैं वो है सेलेक्टिव होना। इसके अलावा तेलंगाना, जहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए। उसके बाद उत्तराखंड है, और उसके बाद जो नाम आता है वो है JNK, जम्मू एंड कश्मीर का। ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए। बॉस, मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, जब हम ये फैक्ट्स आपको बता रहे हैं तो इसे दिखाने का मतलब ये नहीं है कि बॉस सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, नीट में कुछ हुआ नहीं। नीट में हुआ है बॉस, हुआ कैसे नहीं है? सबसे ज्यादा तो भारत ने प्रश्न उठाया, डे 1 से उठाया, जब कोई चैनल दिखा भी नहीं रहा था। रीनीट होना चाहिए, हम आज भी कहते हैं। एनटीए पे बड़ा एक्शन होना चाहिए, हम आज भी कहते हैं। शिक्षा मंत्री क्यों आइसोलेटेड मामला बता रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। एक हुआ तो बाकी क्यों नहीं हुआ, या बाकी नहीं हुआ ये क्यों मान लिया जाए, ये हम आज भी पूछ रहे हैं। लेकिन हम आपको यह आंकड़ा भी इसलिए दिखा रहे हैं कि जब ऐसे एग्जाम की बात होती है तो कहीं भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, यह जानिए। इसका 100% सॉल्यूशन अभी तक किसी के पास नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी हो। इसलिए बॉस, छात्रों को ना राजनीति चमकाने का मौका मत बनाइए। भले राहुल गांधी हो या कोई और हो, या फिर नरेंद्र मोदी के विरोध की राजनीति में नरेंद्र मोदी को दोष डालकर और उसके बाद अपना निकल गए। सिस्टम सुधरे ना सुधरे, इनको क्या फर्क पड़ना है, ये थोड़े एग्जाम दे रहे हैं। सच यही है कि पेपर लीक पूरे देश की समस्या रही है। खुद कांग्रेस जिन राज्यों में सरकार में रही है, या वहां पर पेपर लीक का कोई सॉल्यूशन नहीं ला पाई, इसलिए आज बीजेपी ने राहुल गांधी को पलटकर जवाब दिया। एक बार बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए, फिर बिहार में नीट के पेपर लीक में बीजेपी क्यों तेजस्वी यादव का नाम लेने लगी है, आपको वो भी बताता हूं। यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो 3rd डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें, और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें,
तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है, ठीक वैसे ही जैसे इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आज बिहार से बड़ी खबर आ गई। बिहार में नीट परीक्षा के पेपर लीक की जांच चल रही है। इस जांच को लेकर आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पेपर लीक में तेजस्वी यादव को घसीट लिया। बिहार के डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि नीट की परीक्षा के पेपर लीक में जो मुख्य आरोपी सिकंदर है, उसका कनेक्शन तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार से है। आरोप लगा कि नीट एग्जाम से एक दिन पहले पटना के जिस सरकारी गेस्ट हाउस में पेपर लीक से जुड़ा गैंग और परीक्षार्थी ठहरे थे, उस गेस्ट हाउस को तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम ने बुक करवाया था। विजय सिन्हा ने कॉल रिकॉर्ड के सबूत दिखाते हुए बताया कि 1 मई को तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने सरकारी कर्मचारी प्रदीप को फोन किया था और सिकंदर कुमार के लिए NHAI का गेस्ट हाउस बुक करने के लिए कहा। इसके बाद 4 मई को प्रीतम कुमार ने एक बार फिर प्रदीप को फोन किया। इसके बाद भी उस रोज प्रीतम की तरफ से प्रदीप को 3 बार कॉल किए गए। प्रीतम के कहने पर प्रदीप ने NHAI का गेस्ट हाउस बुक किया। तेजस्वी यादव पर सवाल उठे तो आरजेडी भी भड़क गई। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि बीजेपी पेपर लीक के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ रही है। सुनिए एक बार। गेस्ट हाउस की एक कहानी बनाई जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबने सुना होगा कि मंत्री कोषांग, कौन से मंत्री का कोषांग रे भाई? पत्र संख्या 440, कहां है वो पत्र भैया? हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। ये पत्र पैदा कौन कर रहा है? ये पत्र आ कहां से रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंगपिन हैं, एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क है और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। किस तरह की जुबान विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं? आरजेडी ने कह दिया झूठी कहानी है। चलिए ठीक है, उन पर आरोप लग रहा है, वो तो कहेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से जुड़े हुए लोग पेपर लीक के मामले में हैं। तो सवाल तो उठता है, सरकार आपकी है बिहार में, आपने क्यों नहीं पकड़ा तेजस्वी यादव को या उनको जिन्होंने इस पूरे मामले में छात्रों का भविष्य बर्बाद किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं बॉस? तेजस्वी यादव से जुड़ा मामला, तेजस्वी यादव को अरेस्ट कीजिए। फिर मैंने कहा ना, छात्रों को लेकर पॉलिटिक्स एक तरफा नहीं है और इसीलिए हम सवाल सबसे पूछ रहे हैं। पर फिलहाल यह दिखता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कम से कम शिक्षा मंत्री ने आज आकर यह कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल नतीजों के बाद सीएम योगी कैसे फायर मोड में हैं और यूपी में कैसे गजब का एक्शन हो रहा है, इसका चैप्टर। बुलडोजर से लेकर पुलिस एक्शन तक योगी का ऑपरेशन क्लीन यूपी कैसे चल रहा है, जरा यह दिखाता हूं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फास्ट फॉरवर्ड मोड में काम कर रहे हैं। जितने भी रुके हुए काम हैं वो पूरे हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की ही हो रही है, चाहे वो नतीजों की चर्चा हो या फिर योगी आदित्यनाथ के नए अंदाज की। लोकसभा चुनाव हो गए और अब योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद के लिए नया टारगेट मानो सेट कर लिया। उन्होंने सेट किया हुआ है, मान लीजिए टारगेट, यूपी को नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेंगे। हर तरह के माफिया पर लगाम लगाना, लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे करना और जनता की तकलीफ को दूर करना। और इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए सीएम योगी जिस स्पीड से काम कर रहे हैं ना, वो भी दिख रहा है लोगों को। सीएम योगी जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें जरा भी कमी नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सही है वो करने से योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं हटते। चाहे उस पर राजनीति हो, विरोध हो, जो आरोप लगे, आदित्यनाथ को, सीएम योगी आदित्यनाथ को फर्क नहीं पड़ता बॉस। आप खुद देखिए, लखनऊ का अकबर नगर जो सालों से अतिक्रमण करके बसाया गया था, जिसे खाली करवाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ खाली करवाया बल्कि पूरी तरह से सपाट कर दिया। सीएम योगी का खुला निर्देश है कि चाहे जिस तरह का माफिया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटना है। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि योगी का बुलडोजर प्रयागराज में गरज उठा। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब का आलीशान मकान है। इस मकान को मिट्टी में मिला दिया गया है। तस्वीरें देखिए। जो लोग सोच रहे हैं कि लखनऊ में सिर्फ बुलडोजर चला, माफिया अतीक के रिश्तेदारों पर भी, उनके घरों पर भी बुलडोजर चल गया है।
माफिया अतीक और अशरफ तो पहले ही ऊपर जा चुके हैं, अब अतीक की क्राइम फैमिली के मेंबर्स के खिलाफ एक्शन हो रहा है। जैनब फातिमा उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है और फिलहाल फरार है। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। फरार होने से पहले जैनब फातिमा इसी मकान में रहा करती थी। अशरफ की पत्नी जैनब के इस मकान को आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर से गिरा दिया। इस मकान के अलावा भी प्रयागराज में माफिया अतीक के परिवार की कई संपत्तियां हैं जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, उन पर भी बुलडोजर चल सकता है बताया जा रहा है। यानी योगी का बुलडोजर न्याय करने के लिए आगे बढ़ रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करे या माफिया राज को खत्म करने के लिए। प्रयागराज में माफिया अतीक और उसका परिवार किस दबंगई के साथ रहता था, उसकी मिसाल है यह घर जिसे अब गिरा दिया गया। जैनब फातिमा के इस आलीशान मकान की कहानी भी आपको बताता हूं। दरअसल जैनब फातिमा का मकान यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ था। जैनब ने मकान को अपने चचेरे भाई फैजी के नाम पर बनवाया। जैनब का चचेरा भाई फैजी भारत में रहता ही नहीं है, वो सऊदी अरब में रहता है। 1200 स्क्वायर फीट में बने मकान की कीमत 5 करोड़ रुपए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जैनब के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की जमीन हथियाने का आरोप लगाया था। तो जो लोग अतीक और अशरफ का धर्म देखकर उसके साथ खड़े हो गए कि नहीं नहीं ये क्रिमिनल कहां, ये तो अपना मुसलमान भाई है, वो देखिए उसने क्या किया, वक्फ की जमीन हड़प के वहां घर बना लिया 5 करोड़ का। इनको नहीं समझ में आया कि वक्फ की जमीन नहीं हड़पनी चाहिए। अतीक और उसका पूरा परिवार इसी तरह से प्रयागराज में जमीनों पर कब्जा करता था और इसके बारे में वहां के बच्चे को पता था, लेकिन कभी कोई एक्शन ही नहीं हुआ। कौन करेगा? योगी सरकार में जब यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने शिकायत दर्ज कराई तब उस पर सुनवाई भी हुई और एक्शन भी हो रहा है। योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ जैसे अभियान छेड़े हुए हैं। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन के साथ ही गोरखपुर में भी लैंड माफिया को साफ किया जा रहा है। कोई ये सोचे कि अरे गोरखपुर में कहां होगा, वो तो योगी जी का इलाका है, वहां तो छोड़ देंगे। अरे बॉस, गोरखपुर में भी चल रहा है। गोरखपुर में 2500 स्क्वायर फीट जमीन को भूमाफिया के कब्जे से छुड़ाया गया। इस जमीन पर जो निर्माण किया गया था उसे गिरा दिया गया। जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए। गोरखपुर में इसी तरह से जितनी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है उन सबको खाली कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि जहां भी माफिया सक्रिय होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। एक बार जयवीर सिंह को सुनिए, फिर बताऊंगा कि यूपी में अतिक्रमण हटाओ अभियान का अगला टारगेट क्या है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो भी आदेश निर्देश हैं उसका अक्षर से हम पालन करेंगे। जो भी अवैध कब्जेदारक हैं, माफिया हैं, जमीन माफिया, भू माफिया हैं, चाहे कितना ही बड़ा हो, सरकार बख्शने वाली नहीं है। कोई भी उसमें पक्षपात भी नहीं होगा, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होगा, कौन पॉलिटिकली कहां जुड़ा इसका भी कोई भेदभाव नहीं होगा, कौन के धर्म मजहब का इसका भी भेदभाव नहीं होगा। यूपी में अवैध अतिक्रमण पर एक बड़ी समस्या है और इसमें कई माफिया शामिल है। अब इनके खिलाफ सीएम योगी ने अभियान छेड़ दिया। लखनऊ का अकबर नगर सबसे बड़ा उदाहरण है और अब अगला नंबर रहीम नगर का है। रहीम नगर भी कुकरैल नदी के किनारे अतिक्रमण करके बना। कुकरैल रिवर फ्रंट में एक रुकावट रहीम नगर का अतिक्रमण भी है। यहां पर सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया जिसे अब गिराया जा सकता है। रहीम नगर के साथ अबरार नगर में भी अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन हो सकता है। सिंचाई विभाग की टीम सर्वे कर चुकी है बॉस, और जल्दी ही लखनऊ विकास प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इन दोनों ही इलाकों में जमकर सरकारी जमीन का अतिक्रमण हुआ। सर्वे रिपोर्ट के बाद दोनों इलाकों में बुलडोजर गरज सकता है। रहीम नगर से यह रिपोर्ट देखिए, फिर सीएम योगी पर लग रहे एक तरफा बुलडोजर एक्शन की सच्चाई भी बताऊंगा। योगी सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान थमेगा नहीं बल्कि लगातार चलता रहेगा। कुकरैल रिवर फ्रंट परियोजना के दायरे में कुछ और कॉलोनी भी आ रही हैं जो कि अवैध रूप से बसाई गई थी, उन सब पर बुलडोजर चलेगा। इस वक्त मैं रहीम नगर इलाके में मौजूद हूं। कुकरैल नदी के आसपास ये पूरे इलाके को बसा लिया गया था। जरा अगर इधर से देखें तो ये देखिए नदी जो नाले की शक्ल में कई सालों से यहां पर है, कितनी गंदगी इसमें भरी पड़ी है। अगर राज्य सरकार चाहती है कि ये अपने पुराने स्वरूप में बहाल हो जाए तो क्या गलत है, और अगर अवैध अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार अभियान चला रही है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। तो ये इस पूरे इलाके का सर्वे एक बार हो चुका है, दोबारा एलडी के अफसर यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। नगर विकास विभाग की टीम भी मौजूद है। और देखिए ये जो जितने सहारे झुग्गी झोपड़ियां और बड़ी बड़ी इमारतें।
सीएम योगी अगर लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं तो लैंड माफिया के शिकार लोगों को राहत भी दे रहे हैं। अतिक्रमण करके बसाए गए अकबर नगर में जिन लोगों के मकान तोड़े गए उन सभी को सीएम योगी ने घर दिया। इसी तरह से रहीम नगर और अबरार नगर में भी जिन लोगों के मकान तोड़े जाएंगे उन सभी के लिए घर की व्यवस्था की जा रही। अब जिनको एजेंडा चलाना है वो ये तस्वीर तो दिखाएंगे नहीं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये लखनऊ के बसंत कुंज इलाके में बने पीएम आवास योजना के घरों की है। यहां पर ढेर सारे 4 मंजिला टावर बनाए गए हैं जिनमें अकबर नगर के करीब 1800 लोगों को घर आवंटित किए गए। अकबर नगर में जिन लोगों के घर तोड़े गए उनको यहां शिफ्ट किया जा रहा है और यहीं पर रहीम नगर के लोगों के भी रहने का इंतजाम किया जा रहा है। एक बार वहां से भी रिपोर्ट देखिए, फिर यूपी में क्राइम कंट्रोल के लिए क्या हो रहा है वो भी दिखाता हूं। अकबर नगर में जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा ड्राइव चला तो वहां के जो रिहायशी थे उन्हें पुनर्वासित किया गया और उन्हें पुनर्वासित ऐसी जगह किया गया जहां पर सभी लोगों के लिए रहने की पर्याप्त व्यवस्था है। लगभग एलडीए का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, 1800 आवास जो अकबर नगर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बसंत कुंज योजना में आवंटित किए गए हैं। देखिए ये बसंत कुंज योजना है, यहाँ पर सभी लोगों को नगर निगम ने शिफ्ट करा दिया है और देखिए ये सबको आवास आवंटित किए गए हैं। अपराध के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। पिछले 15 दिन में 9 बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। एनकाउंटर में प्रसाद सिंह प्रिंस और नीलेश राय जैसे बड़े अपराधी मारे गए। पुलिस के एनकाउंटर में 96 के करीब अपराधी घायल हुए हैं। यूपी में अलग अलग एनकाउंटर में 139 अपराधी गिरफ्तार किए गए। मेरठ, कानपुर, भदोही के बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। पूरे प्रदेश में चिन्हित 68 माफिया गिरोहों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। यह है सीएम योगी के काम करने का तरीका। सीएम योगी वो समस्याएं ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे पहले की सरकारें छूने तक से डरती थी। माफिया, अपराधी, अवैध अतिक्रमण पर जो एक्शन चल रहा है वो तो चलता रहेगा। इसी के साथ सीएम योगी जनता को राहत पहुंचाने वाले काम भी कर रहे हैं। धोखाधड़ी के शिकार लोगों को सीएम योगी बड़ी राहत देने वाले हैं। यूपी में पर्ल्स एग्रो कंपनी लिमिटेड नाम की फाइनेंस कंपनी ने करीब 1,10,000 लोगों से 30,000 करोड़ रुपए की ठगी कर ली थी। कंपनी ने ऊंची ब्याज दर का लालच देकर लोगों से पैसा निवेश करवाया और उसके बाद कंपनी भाग गई। अब योगी सरकार इन 1,10,000 लोगों को उनके पैसे वापस करने वाली है। पीड़ित लोगों की जानकारी सेबी को भेजी गई है और कंपनी की जमीन बेचकर पैसा दिलाने की सिफारिश की गई है। सबसे पहले 5,000 रुपए गंवाने वालों को राहत दी गई, फिर 7,000 रुपए का नुकसान झेलने वालों को राहत मिली, उसके बाद 10,000 से 19,000 गंवाने वालों को पैसे लौटाए गए। इसी तरह से धीरे धीरे उन लोगों को भी पैसा लौटाया जाएगा जिनको 19,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यानी जनता को उसका खोया पैसा वापस दिलाने के लिए भी योगी काम कर रहे हैं। साथ ही ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि आगे से कोई कंपनी ऐसा अपराध न कर सके। इतना ही नहीं, सीएम योगी वो काम करने जा रहे हैं जो अखिलेश और मायावती मुख्यमंत्री रहते कर नहीं पाए। नोएडा और आगरा के बीच बने यमुना एक्सप्रेसवे बनाने के लिए किसानों से जमीन ली गई, उसके बदले में मुआवजा दिया गया, लेकिन किसान काफी समय से अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अखिलेश और मायावती के सीएम रहते किसानों की मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन अब योगी सरकार किसानों को बड़ी राहत देने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे कई जिलों जैसे नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा के किसानों की जमीन पर बना है। अब इन किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। 50,000 किसानों को करीब 1,690 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा मुआवजा देगी योगी सरकार। इसमें से 845 करोड़ रुपए का मुआवजा 30 सितंबर 2024 तक दे भी दिया जाएगा। मुआवजे की बाकी रकम भी किसानों को जल्दी ही देने की बात कही जा रही है। किसानों के बैंक खाते में सीधे मुआवजे की रकम ट्रांसफर की जाएगी। यमुना अथॉरिटी के सीईओ के मुताबिक इसी महीने बोर्ड की बैठक में मुआवजे को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी जिस यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों की जमीन पर यह बना है, किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यानी लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार काम कर रही है और यह दिखता है कि लोगों को कैसे फायदा पहुंचे इसका प्रयास हो रहा है। लेकिन लोगों को कुछ और दिक्कतें भी आ रही। भाई, कहां चिप्स के पैकेट में मेंढक निकल आया, चॉकलेट सिरप में चूहा, दाल में कॉकरोच, इंसान क्या खाना ही छोड़ दे। यह चैप्टर जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें खाने के शौकीन लोगों को शॉक कर दिया गया। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं जिसमें पैक्ड फूड में मरा हुआ मेंढक, चॉकलेट सिरप में चूहा, दाल में कॉकरोच मिलने की शिकायत आई है। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें ऐसे वीडियो तुरंत पब्लिक में वायरल हो जाते हैं।
इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी मन खराब हो सकता है, ये वीडियो आपको विचलित और परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि पैक्ड फूड और दूसरे खाने को लेकर किस लेवल की लापरवाही चल रही है। इस तरह के वीडियो से यह सबक लिया जा सकता है कि बाहर से मंगाए गए या बाहर जाकर खाने पीने की चीजों को पूरी तरह से बिना चेक किए मत खाइए बॉस, तभी आपकी सेहत ठीक रहेगी। अक्सर लोग खाने पीने की चीजों को पूरी तरह चेक नहीं करते और खाना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस तरह की वीडियो की झलक दिखाता हूं, इसके बाद पूरी डिटेल दिखाऊंगा। हैरानी तो आपको यह सुनकर होगी कि चिप्स के पैकेट में एक मरा हुआ मेंढक निकला है। जब इस पैकेट को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि यह मेंढक चिप्स के साथ ही फ्राई हो चुका था। लापरवाही की हद देख रहे हैं आप, यानी चिप्स बनाने से लेकर इसे पैकिंग करने वाले किसी कर्मचारी ने यह नहीं देखा कि चिप्स के अंदर मेंढक है। खाने वाला खा गया होता तो। दरअसल गुजरात के जामनगर में एक 9 महीने की बच्ची चिप्स खा रही थी। इसी दौरान परिवार की एक दूसरी 10 साल की बच्ची भी चिप्स खाने आई, लेकिन जैसे ही उसने पैकेट देखा वैसे ही उसे फेंक दिया। इस पैकेट के अंदर मरा हुआ मेंढक था। अब बताइए, वो 9 महीने की बच्ची को थोड़ी समझ में आता, वो बच्ची तो पूरा पैकेट खा गई होती और उसके बाद उसका क्या हाल होता। यह है हालत, और शिकायत करने पर भी चिप्स कंपनी ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। इस परिवार के लोगों ने जब इस चिप्स कंपनी के कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की तो कंपनी ने क्या जवाब दिया, सुनिए जरा। रात हमारी छोकरी है, 9 महीना की छोकरी है, એને અડધી વેફર ખાધી, પછી રાખી દીધી, પછી મારી મોટી છોકરી બીજી ખાધી ને રાતે નીકળી 10:30 થી 11 ની વચ્ચે, એટલે ડેટકો નીકળે જોયો, મારી ભત્રીજીએ ઘા કરીને નાખી દીધું, કાકા મને કે આમાં ડેટકો છે, એટલે મેં કીધું ન હોય તો દેખાડે, મેં જોયું હા, તો વેફરમાં પાછળ રાખીને મેં મૂકી દીધો, મૂકીને પાછી સવારે અહીંયા દુકાને પાછું આવ્યો અને ભાઈને દેખાડ્યું, ભાઈ કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે કઈ એજન્સી તમે માલ મંગાવ્યો છો કે S2 માંથી, એ એજન્સી વાળા ભાઈ આગળ ગયો, ભાઈ આગળ ગયો અને ભાઈ કે વાત કરી ભાઈ તો કાંઈ વાંધો નહીં, કસ્ટમર વાત કરેલ, કસ્ટમર 10-11 વાગ્યા લગીને ફોનમાં કાંઈ જવાબ ના આવ્યો, એટલે અમે ડાયરેક્ટ કસ્ટમરમાં ફોન કર્યો, મેડમે ફોन उठाया, मैडम ने जवाब दिया। एक और चौंकाने वाला वायरल वीडियो देखिए। इसमें एक चॉकलेट सिरप के बोतल में मरा हुआ चूहा निकला। बाप रे बाप। आमतौर पर चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल केक और दूसरी डिशेस बनाने में किया जाता है। दरअसल केक बनाते समय जब चॉकलेट सिरप को बोतल से निकाला गया तो अचानक बोतल से सिरप आना थोड़ा कम हो गया। तो भाई बोतल चेक हुआ, इसमें कोई बड़े से आकार की चीज दिखाई दे रही थी। इसके बाद पूरे चॉकलेट सिरप को बाहर निकाला गया तो उसके अंदर मरा हुआ चूहा निकला। अब सोचिए कि अगर इस परिवार के लोगों ने चॉकलेट सिरप से बना हुआ केक खाया होता क्या हाल होता। परिवार के लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया। अब तक इसे 50 लाख से ज्यादा यूजर्स देख चुके हैं। एक और वीडियो देखिए जिसमें डोसा खाने गए एक परिवार की थाली में सांबर के अंदर मरा हुआ चूहा निकल आया। यह वीडियो अहमदाबाद का बताया जा रहा है, जहां एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में सर्व किए गए डोसे की थाली में चूहा निकला। इस घटना के बाद परिवार के लोगों ने इसकी शिकायत अहमदाबाद नगर निगम में कर दी, जिसकी वजह से इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस रेस्टोरेंट को सील करते समय अहमदाबाद नगर निगम ने नोटिस में लिखा कि इस जगह का किचन खुले में होने की वजह से जीव जंतु खाने में गिरने की संभावना रहती है। यानी अब यह रेस्टोरेंट परमानेंट ही बंद हो गया है, क्योंकि अहमदाबाद के लोगों के सामने इस रेस्टोरेंट की इमेज पूरी तरह से खराब हो चुकी है। लेकिन बॉस, जिसको निकल गया तब ना पता चला, नहीं निकला, किस जानवर ने मुंह लगाया, क्या किया, कौन इसमें तैरता हुआ निकला, आप खाए जा रहे हैं। इस तरह के वीडियो को देखकर आपका भी मन खराब हो गया होगा। लेकिन बॉस, ये सब नहीं जानिएगा तो आप भी फंसिएगा किसी दिन। लेकिन तरीका बस यही है बचने का कि खाने पीने से पहले चीजों को थोड़ा चेक करने की आदत बना लीजिए। छत्तीसगढ़ से भी एक वीडियो आया जहां रेस्टोरेंट के मालिक से मारपीट होते होते बची। दरअसल भिलाई के एक रेस्टोरेंट में वेज बिरयानी का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन जब बिरयानी आई और उसे आधा खा लिया तो उसमें मीट का एक टुकड़ा दिखाई दिया। ग्राहक को पहले लगा कि गलती से अदरक का कोई बड़ा टुकड़ा गिर गया होगा, लेकिन ध्यान से देखा तो वो मीट का टुकड़ा निकला। इसके बाद ग्राहक भड़क गया कि भाई मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, ये तुम क्या मटन खिला रहे हो। इसलिए धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू हुआ। बाद में रेस्टोरेंट के मालिक ने लिखित में माफीनामा लिखकर माफी मांगी। ऐसा नहीं है कि खाने में इस तरह की लापरवाही सिर्फ छोटे मोटे रेस्टोरेंट या ढाबों पर होती है। आपको हवा में उड़ते एक बड़ी एयरलाइन कंपनी का भी कारनामा दिखाता हूं। बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री ने खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब खाना आया और उसमें फ्रूट सैलेड के अंदर एक ब्लेड निकल आया। अब सोचिए कि अगर इस यात्री ने इस फ्रूट सैलेड को बिना देखे खा लिया होता तो क्या हाल होता। शायद यात्री के इलाज के लिए फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ जाती। बाद में पता चला कि सलाद काटते समय चाकू का एक टुकड़ा सलाद में रह गया।
लेकिन जिस कर्मचारी ने सलाद को काटा होगा उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि उसके चाकू का टुकड़ा सलाद में पहुंच गया। इस घटना के दौरान क्रूज स्टाफ ने यात्री से माफी मांगी और यात्री को बिजनेस क्लास में यात्रा करने का ऑफर दिया, लेकिन यात्री ने मना कर दिया। बाद में एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर इस यात्री से माफी मांगी और उससे अपनी सीट की डिटेल और बुकिंग की तारीख मांगी ताकि यात्री को कोई मुआवजा दिया जा सके। इस पूरी घटना के बाद एयर इंडिया ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस यात्री से माफी मांगी थी और उससे अपनी सीट की जो डिटेल मांगी थी वो भी आपको बताया। यह तो हुई फ्लाइट में लापरवाही की बात। अब आपको ट्रेन में हुई भयंकर लापरवाही की तस्वीर दिखाता हूं। भारतीय रेलवे की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की घटना है। 18 जून को भोपाल से आगरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री को खाना दिया गया जिसकी दाल में एक मरा हुआ कॉकरोच निकला। इससे यात्री ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर किया। आईआरसीटीसी से इस ट्रेन के फूड वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आईआरसीटीसी ने भी इस पर तुरंत एक एक्शन लेते हुए वेंडर के खिलाफ जुर्माना लगा दिया है। खाने में मक्खी की घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन आप सोचिए कि किसी खाने में कटी हुई उंगली निकल आए, उसका क्या हाल होगा। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक आइसक्रीम के अंदर कटी हुई उंगली निकल आई थी। यह मुंबई का वीडियो है जिसमें मलाड में रहने वाले एक डॉक्टर ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने आइसक्रीम खाई तो वो अपनी उंगली क्या चाटते अंदर कटी हुई उंगली निकल आई। बाद में पता चला कि उंगली पुणे की आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी की है। अब पुणे की फूड कॉर्पोरेशन विभाग ने इस आइसक्रीम फैक्ट्री का लाइसेंस जांच होने तक रद्द कर दिया है। यह हाल हो रखा है देश में, तो भैया थोड़ा बच के संभल के खाना वाना खाइए, चेक बिना किए कुछ मत खाइए।